यहाँ पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार जो प्रचार प्रसार था वो चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि आज जो है 5 बजे से जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा और 20 तारीख को यहाँ पर जो मतदाता है अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। वहीं आज चुनाव रुकने से पहले जो 2 बड़े चेहरे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन जो सांसद हैं, वहीं अगर बात करें डिंपल यादव जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव की जो पत्नी है, वो दोनों लोग यहाँ पर आएंगी। 12 बजे के बाद में 1 बजे के आसपास का उनका रोड शो होना है। तो आज रोड शो के बाद में दोनों लोग अपने अपने पार्टी के लिए जो है वोट भी मांगेंगे और 20 तारीख को देखना ये होगा कि किस ओर जो चुनाव जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीसामऊ विधानसभा है, इसमें कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी हुई हैं और देखना यह होगा कि 20 तारीख को किसकी तरफ जो जनता है वो झुकने वाली है। जी शुभांगी। अवनीश, आपने आज का तो कार्यक्रम बता दिया, लेकिन एक बार भी समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार थमने वाला है, ऐसे में कौन से अपने जनता के मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन सी पार्टी ने किसे अपना मुद्दा बनाया था, इसे एक बार बताइए। शुभांगी, मैं आपको बता दूं, यहाँ से समाजवादी पार्टी लगभग 3 बार से जो विधायक है वो अपना बना रही है। यहाँ पर इरफान सोलंकी विधायक थे इस बार और आगजनी के मामले में वो जेल में इस वक्त है, जिसके बाद उपचुनाव यहाँ पर होना था। अब उपचुनाव क्योंकि हो रहा है और ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, एक बहुत बड़ी ऐसी सीट रही है जिसको लेकर के उसका जीतना एक उसकी साख भी है। तो जो अगर जनता की बात करें तो हम लोगों ने एक अपना भी प्रोग्राम भी दिखाया था, जिसमें मैंने लोगों से बातचीत की थी। तो कहीं ना कहीं कई सारे जो मुद्दे जो भी एक योगी जी का जो एक बात आई थी कि बटेंगे तो कटेंगे लेकर के जो एक बातचीत थी, वो भी कहीं ना कहीं एक असर डाल सकता है। और रोड शो क्योंकि योगी जी यहाँ पर कर चुके हैं, अखिलेश यादव की जनसभा भी हो चुकी है, तो जो बड़े नेता क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो कहीं दब गए हैं। जो एक बड़ा जो नेता है वहां पहुंच रहा है, उसको लेकर के ज्यादा जो है लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जी शुभांगी। चलिए, तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल हमारे कई सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, देरी नहीं करते। सावर, अगले कौन है हमारे साथ? चलिए, लखनऊ की बात करते हैं। अखंड, आप बताइए, लखनऊ में आज कौन सी बड़ी खबर है? शिवांगी, आपको बता दें, झांसी में जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद लखनऊ प्रशासन जाग गया है और लखनऊ प्रशासन की जो फायर विभाग है वो अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए 906 हॉस्पिटल की जो फायर एनओसी होती है उसको लेकर के आगे जांच बढ़ाई थी, जिसमें से केवल 301 के पास ही फायर एनओसी मिली। 80 अस्पतालों को नोटिस दिया है। सबसे बड़ी बात है कि फायर विभाग जो है वो तब जागता है जब इस तरह की कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है। झांसी में जब घटना घटित हुई थी उस वक्त भी फरवरी में ही फायर ऑडिट हुई थी और जून में मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन उसका कोई भी असर जब इस तरीके की घटना हुई तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद लखनऊ में या कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फायर विभाग है वो एक्टिव हुआ है, उसने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी घटना घटित होती है तब क्यों एक्टिव होते हैं आप? क्यों नहीं समय रहते ही इस तरह की घटना होने से बचा सकते हैं? आप जाना चाहिए आपको। तमाम ऐसे अस्पताल है जो बेसमेंट में चल रहे हैं, 2-4 कमरों में चल रहे हैं, एक फ्लोर पे चल रहे हैं। ऐसे अस्पतालों को किस प्रकार से कैसे एनओसी मिल जाती है? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाती है? अगर इस तरीके से कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो पैसे के फेर में, प्रभाव के फेर में तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि ऊपर से जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोगों पे दबाव डाल के एनओसी दिलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण होता है और इसी तरीके के कारण की वजह से इस तरह की घटना अंजाम देते हैं। अगर 301 अस्पतालों के पास ही 906 में से अगर एनओसी उपलब्ध है तो एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से ये अस्पताल चल रहे हैं, क्यों नहीं इन पर तुरंत रोक लगाई जाती है? क्या एक बड़े हादसे को ये दावत दे रहे हैं अधिकारी? जी शुभांगी। बिल्कुल अखंड, जैसे कि आपने भी कहा कि अक्सर यही देखा जाता है कि हादसों का इंतजार यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इस संक्षेप में आपसे समझना चाहते हैं अखंड, क्या जिम्मेदारों ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जांच टीम यहाँ पहुंची थी और जो बातें सामने आई है, जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने, कोई जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया है? देखिए, जवाब से सब जवाब से बचना चाहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देता और जवाब के बाद में कि जांच चल रही है, हम लोगों के अस्पतालों तक जा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 80 अस्पतालों को नोटिस दिया गया। तो नोटिस देने से क्या होता है? आप नोटिस से अगर पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर उस नोटिस का कोई असर भी हो तब तो समझ में आता है। केवल आप नोटिस दे करके, एक नोटिस थमा करके अपनी खाना पूर्ति करते हैं, जिससे इस तरीके की घटनाएं घटित होती है। जी शिवानी। बिल्कुल अखंड, ये तो बात आपने सही की कि सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं हो जाता। अब देखिए आगे भी जरूर आपसे अपडेट लेंगे कि क्या कार्रवाई इस पर की जाती है, फिर कार्रवाई की भी जाती है या फिर नहीं की जाती है। अगला कौन है, मैं अपनी टीम से जानना चाहती हूँ। रायबरेली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं कौन सी बड़ी खबरें, पहले बताइए। शुभांगी, बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी योजना जो है अगर बात करें तो है सीएम सामूहिक विवाह।
और वो आज रायबरेली में 2 ब्लॉकों में आयोजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक जो आता है वो सताव आता है और दूसरा ब्लॉक आता है सलोन। लगभग रायबरेली में 5 से 6 तहसीलें और ये आज जो सामूहिक विवाह, सीएम सामूहिक विवाह रखा गया है, उसमें टोटल सताव ब्लॉक में जो आज टोटल जोड़ों की शादी होगी वो होगी 309। और अगर बात करें वहीं पे सलोन में, तो सलोन में 200 लगभग जो है 5 जोड़ों की शादी होनी है। और ये इसमें अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम सब जोड़े हैं। टोटल अगर हम बात करें, हमने समाज कल्याण विभाग के जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे बात करें, सृष्टि अवस्थी, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें जैसे हमने पूछा कि अल्पसंख्यक कितने जोड़े होंगे, तो टोटल 7 दोनों ब्लॉकों में टोटल 7 अल्पसंख्यक होंगे। और ये बड़ी अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसमें आने वाले समय में कुछ ऐसे गांव में परिवार आज भी है शुभांगी, जहां पे लोग अपने खर्चे से अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर पाते और उससे उत्तर प्रदेश सरकार उनको बड़ी राहत देता है। और शादी में मिलने वाली जितना सामान, जो सामग्री होती है और जो चीजें होती है, वो सारी चीजें उनको सरकार द्वारा दिया जाता है और अच्छे तरीके से ये जो है विवाह संपन्न कराए जाते हैं, जो सामूहिक विवाह होता है। और शुभांगी इसमें सबसे बड़ी चीज की जो सताव ब्लॉक है, वहां पे उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो रायबरेली से ही है, और वो आज शिरकत भी करेंगे और वहां पे जोड़ों को आशीर्वाद देने भी पहुंचेंगे। और ये बहुत नेक काम है उत्तर प्रदेश सरकार का, शिवांगी। बिल्कुल, तो एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है और एक खास बात इसकी आपने बताई है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदाय के जोड़े इसमें शामिल रहेंगे। चलिए, अच्छा कार्यक्रम है, आगे भी जरूर आपसे इस कार्यक्रम को लेकर अपडेट लेंगे। और अगला शहर कौन सा है? चलिए, अयोध्या की बात करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ अपूर्व पाठक जुड़ गए। अपूर्व, बताइए अयोध्या में कौन सी बड़ी खबर है आज? जी शुभांगी, मैं बता दूं कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शादियों का सीजन चल रहा है उसी और प्रभु राम के रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाने के बाद यह पहली बार ऐसा उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर नेपाल यानी कि प्रभु श्री राम के ससुराल से लोग अयोध्या आएंगे और तिलक चढ़ाएंगे। लगभग 500 तिलकारू, जिसको कहते हैं तिलकारू, अयोध्या आ रहे हैं, जिसमें नेपाल के सीएम भी हैं और डिप्टी सीएम हैं, मेयर हैं, यानी कि अगर कहें तो 40 डेलीगेशन जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ में 500 लोग यहाँ पे तिलक चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और यह तिलक चढ़ाने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम जिस हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है, जैसे पहले तिलक होता है उसके बाद शादी होती है, बस उसी प्रकार प्रभु श्री राम का भी पहले तिलकोत्सव मनाया जा रहा है। अब इसके बाद नेपाल में बाकायदा राम विवाह भी मनाया जाएगा और ये जो सिलसिला है वो अयोध्या से शुरू हो रही है। जी शिवांगी। बिल्कुल, तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है आपने हमारे दर्शकों को बताई और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का इंतजार लोग बीते कई समय से कर रहे थे कि दिग्गज में शामिल होने वाला। पूरा इस कार्यक्रम को लेकर जरूर आपको दिन भर अपडेट। अगला शहर कौन सा है? चलिए, तो अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहनवाज, उनसे भी बात करते हैं। बताइए आपके शहर में, आपके जिले में कौन सी बड़ी खबर है आज? देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से जो तेज रफ्तार का जो कहर वो देखने को मिल रहा है लगातार। जो है अभी सुबह की ये जो घटना है, लगभग 3 छात्र जो है वो पेपर करने के लिए जैसे एक ही बाइक पर जाते हैं, जिसके बाद जो है सामने से तेज रफ्तार कार आती है और उनको सामने से जोरदार टक्कर मारती है, जिसमें जो है एक छात्र जो है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जो 2 छात्र है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायल छात्रों को जो है वो जो स्थानीय लोगों ने उन्हें उनकी मदद से एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद जो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जो हालत है वो अभी भी नाजुक बता रही है। दूसरी शिवानी की खबर ये है कि जनपद अमरोहा में जो दबंगों के जो हौसले हैं, वो भूमाफिया जो है उनके जो हौसले वो बहुत बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अभी जनपद अमरोहा के थाना शहरनगरी क्षेत्र के जो है देहरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर जो है भूमाफिया जो है, जो लोग जो दबंग किस्म के लोग कहलाए जाते हैं, वो जो है सरकारी जो जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं। जिसको जो एक वीडियो भी सामने आया था, उस वीडियो में आप साफ देखा जा सकता है कि वो दबंगाई के साथ में जो है टिपलर पर मट्टी डालकर, टिपलर में भरकर मट्टी, और वो जो अपनी जमीन को जो है उसको कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस लगातार वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लगातार पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी जो है ये दबंग लोग क्यों ऐसे बाज नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तो आपने बताया कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये भी बताया कि लगातार भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। लेकिन तेज रफ्तार की जैसे कि आपने बात की, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से अक्सर इस तरीके के हादसे सामने आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रिपोर्टर के पास चलते हैं, वो भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। और चलिए, ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आप बताइए कौन सी बड़ी खबर आपके पास है?
देखिए शुभांगी, प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर पुलिस से बड़ी रिलेटेड है क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से पुलिस को ही पीट दिया गया। एक दरोगा था, चेकिंग लगाया हुआ था फतेहपुर थाना अंतर्गत गौरा के पास। वहां पे वो चेकिंग लगाया था। एक विनय कुमार उपाध्याय करके आदमी आता है, गाड़ी उसकी रोकी जाती है। गाड़ी रोकने के दौरान उस दरोगा ने पहले कागज मांगा। कागज न दिखाने पर विनय उपाध्याय से कहा कि आपकी गाड़ी जो है अब सीज की जाएगी। तो वो आदमी जो है दरोगा के ऊपर हमलावर हो गया। ऐसा बताया जाता है कि काफी मनबड़ किस्म का आदमी है और अक्सर ये जो है किसी न किसी से उलझता रहता है। उसने दरोगा के कंधे पे मारा है। कंधे में बताया जा रहा है कि हल्का फ्रैक्चर है। काफी मारपीट हुई, उसका फुटेज भी वायरल हुआ है और फिलहाल उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस के ऊपर पहली बार नहीं है कि हमला हुआ है, कि पुलिस के ऊपर हमला किया हुआ। इसके पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रतापगढ़ पुलिस फिलहाल गिरफ्तारी हो गई, मुकदमा गंभीर धाराओं में लिख के उसे जेल भेजने का काम कर दिया। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कल से लगन स्टार्ट हो गई थी, तो लगन के दौरान डीजे पे गाना भोजपुरी गाना लगाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी की धरपकड़ नहीं कर पाई है, लेकिन पोस्टमार्टम करके उस जो है उन बॉडियों को जो है लेकिन हत्या यहाँ परिवार पर को की सौंप दिया। गई है, तो अब तक किसी प्रकार की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? बिल्कुल, देखिए जो आरोपी थे गाना बजाने के दौरान जो है विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि फिर उसके बाद काफी मारपीट हुई और शुभ काम में मातम जैसा छा गया। वो लोग मारपीट करने के बाद तुरंत भाग गए पुलिस के पहुंचने। फिलहाल पहचान हो चुकी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, धरपकड़ जारी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस उन लोगों की गिरफ्तारी कब करती है। शुभांगी, चलिए, तो पहली खबर जो आपने बताई वो बड़ी शॉकिंग खबर है, चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस पर हमारी सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन आजकल पुलिस पर भी हमले किए जा रहे हैं। और आपने बताया कि पहला मामला नहीं है, बल्कि शहर में ऐसे पहले मामले कई बार सामने आ चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आकाश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आप बताइए कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? आकाश, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। शुभांगी जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मजदूरों से भरी बस जा रही थी, खाई में पलट गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से ये बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की कोई मौत की खबर नहीं आई है। यहाँ पर लगातार आनंद फानंद में प्रशासन भी पहुंचा, सीमो पीलीभीत भी पहुंचे हैं और लगातार मरीजों को देख रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आकाश, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे था? क्या किसी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर देखी गई है? जी शिवांगी जी, आपको बताना चाहेंगे ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। इसमें कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है, केवल कुछ लोगों को चोटें आई हैं। चलिए, तो लापरवाही बड़ी थी यहाँ पर, लेकिन राहत की बात ये रही जो आपने बताया कि यहाँ पर मामूली चोटें लोगों को आई है, फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आप बताइए कि कौन सी बड़ी खबर आपके पास है? चलिए, तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंद्रवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रवीर, आप बताइए कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? शिवांगी, देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक तो सामूहिक विवाह और दूसरा एक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सावन, अगले कौन है हमारे पास? जी इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी शिवांगी, देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि लोगों को जैसे सामूहिक विवाह का एक होना है और उसका आयोजन आज दोनों जगह दोनों ब्लॉकों में हो रहा है। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह है कि छोटे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में रील का बहुत ज्यादा एक नशा सा सवार रहता है लोगों को, और लोग नहीं देखते कि वो रील कहाँ पे बना रहे हैं और कहाँ पे है, क्या दुर्घटना या क्या उसके साथ हो सकता है रील बनाने के बाद। ऐसा ही एक वाकया ऊंचाहार थाने का आया है, जहां पे 2 युवक किसी काम से ऊंचाहार थाने जाते हैं और वहां पे ऊंचाहार थाने के अंदर रील बनाते हैं। और वो रील जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है
वीडियो उनका जब वायरल होता है तो उससे हड़कंप मचता है पूरे जिले में कि थाने के अंदर जब ऐसे ये प्राइवेट लोग जाकर के ऐसी रील बना रहे हैं तो उससे जिम्मेदार जो है वो बहुत ज्यादा मौन है या फिर बहुत ज्यादा छूट दे रखी है वहां पे लोगों को। तो ये बहुत बड़ी जो है लोगों के लिए पुलिस जहां तक सख्त नजर आती है और सख्त होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्लेस पे आप जाकर के एक पब्लिक प्लेस नहीं है वो और एक सीमा है उसकी, तो वहां पर ना जाकर के ऐसे इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। खैर वो पुलिस विभाग का मामला है कि वो क्या करते क्या नहीं, लेकिन ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो थाने के अंदर रील बनाते हुए दो युवक नजर आ रहे हैं। जी शिवांगी। इंद्रवीर, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि लगातार जो इस तरीके के रील सामने आ रहे हैं, इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे इतना तो साफ हो चुका है कि जो जिम्मेदार हैं जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आदर्श गुप्ता हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं। आदर्श, आप बताइए कौन सी बड़ी खबर है? शिवांगी जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय प्रशासन की तरफ से ये देखिए रात किसी प्रकार की बैरिकेड गहराई भी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एवं यहाँ के विधायक की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है।